एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। जागो लाहौर में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं मुनीबा सिर्फ इस उम्मीद के साथ कि आप लोग जहां कहीं भी होंगे खैरियत से होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और साथ ही साथ अपने चाहने वालों का भी ख्याल रख रहे होंगे। तो जनाब, आज हमने कुछ बात करनी है लहजे और रवैयों में एतदाल के हवाले से, क्योंकि ज़िंदगी एतदाल का नाम है और ये मुसलसल ऊंच नीच के हालात से गुज़रने का नाम है। तो इसमें इंसान को लचक और नरमी की, फ्लेक्सिबिलिटी की बहुत ज़रूरत पड़ती है। ज़िंदगी इंसान की तवक्कुआत के मुताबिक कभी भी नहीं चलती है। जो लोग अपनी ख़याली और दुनियावी हकीकत में मगन रहते हैं, वो एक आइडियलिस्टिक वर्ल्ड में हमेशा के लिए रहते हैं, जिन्हें सिर्फ कह लें कि नदामत ही मिलती है। तो जिसके ख़यालात जितना ज़्यादा हकीकी होंगे, वो उतना ही कामयाब बनेगा, ज़ाती ज़िंदगी में भी और समाजी ज़िंदगी में भी। ये याद रखें कि हकीकत बहुत गैर मुतवक्के चीज़ का नाम है। किसी को नहीं मालूम कि जनाब अगले ही सेकंड क्या होने वाला है। तो ज़िंदगी को बहुत ही सब्र के साथ, बहुत लचक से गुजारना ही एक कह लें कि अक्लमंदी का मुजाहरा भी है। इसलिए आज हम फ्लेक्सिबिलिटी के मुतालिक बात करने जा रहे हैं कि ज़िंदगी में इसकी कितनी अहमियत है, इंसानी ताल्लुकात में ये कितनी ज़्यादा कह लें कि अहम चीज़ है। और ख़ास तौर पर लहजे और रवैये में एतदाल और लचक ही ज़िंदगी को हमवार भी बनाते हैं। सख्त उसूलों और सख्त रवैयों से हमारी जो ज़िंदगी है और हमारे जो रिश्ते हैं ना, वो पेचीदा हो जाते हैं। और ज़िंदगी का हुस्न बरकरार रखने के लिए बदलते हालात के साथ ख़ुद को थोड़ा सा बदलना भी ज़रूरी समझा जाता है, और इसी में इंसान की बढ़ोतरी भी मुतवक्की होती है। ये भी आपने देखा होगा कि जनाब, दरख्त जब तेज़ हवाओं का सामना करते हैं ना, तो वो झुक जाते हैं और वो फलदार टहनियाँ जो लचक नहीं दिखाती हैं, वो टूट कर गिर जाती हैं। तो बिल्कुल ही ऐसे हमें भी ज़िंदगी की हवाओं के सामने कहीं ना कहीं झुकना चाहिए। और ये ना सिर्फ वक्ती तौर पर हालात को बर्दाश्त करने में हमारी हेल्प करती है, बल्कि ये एक ऐसा हुनर है जो ज़िंदगी को बेहतर तरीके से जीने का हमें मौका भी देती है। अब हर आने वाला दिन जो है वो नए चैलेंजेस भी लेकर आता है। कल की जो परेशानियां थी आज वो नहीं होंगी, कल जो हमें कह ले कि खुशी मिली थी आज वो नहीं मिलेगी। तो हर नया दिन नया चैलेंज आपके लिए लेकर आता है। अब इन मसाइब से सीखने के लिए, उन्हें हल करने के लिए हमने अपना जो पिछला माइंडसेट है ना, उसको छोड़कर नए तरीके, नए ज़ावियों से किसी चीज़ पर फोकस करना होता है। एक बड़ी मशहूर कहावत है कि वो दरख्त जो सबसे ज़्यादा लचकदार होता है ना, वही तूफ़ानों के बाद भी कायम रहता है। तो ये इसमें कह लें कि बहुत एक छुपा हुआ लेसन भी है हमारे पास कि हम जिस तरह हालात बदलते हैं, जिस तरह मामलात बदलते हैं, कभी दुख नहीं रहता तो कभी सुख नहीं रहता, टाइम एक जैसा नहीं रहता। इसी तरह आपने भी कहीं ना कहीं हालात व वाक़यात के साथ अपने आप को बदलना होता है। आप जब तक अपने आप को बदलेंगे नहीं टाइम के साथ साथ, तब तक जिस तरह मैंने बात की कि जो वो दरख्त तभी तक कायम रहता है और अपना मकाम बना सकता है जो तूफ़ानों के आगे झुक जाता है। और जो झुकते नहीं हैं वो एट दी एंड, जो टहनियाँ झुकती नहीं है, वो फिर घिर जाती हैं उन तूफ़ानों के आगे, उन हवाओं, तेज़ हवाओं के आगे। तो इसलिए मजबूती रखें अपने अंदर, अपने कदम जमाए रखें, लेकिन इतने भी कदम नहीं जमाने, इतनी भी मजबूती नहीं रखनी, इतनी भी रिजिडनेस नहीं होनी चाहिए कि जनाब वो चीज़ आप ही को नुकसान पहुंचाए, आपके रिश्तों को नुकसान पहुंचाए, आपकी शख्सियत को नुकसान पहुंचाए। तो इसीलिए अपने अंदर थोड़ी सी लचक लेकर आनी चाहिए, हालात के साथ साथ ख़ुद को बदलना चाहिए और मुस्बत तरीके से बदलने की कोशिश करनी चाहिए कि आप जब आगे बढ़ रहे हैं तो आप मुस्बत पहलू लेकर आगे बढ़े, मुस्बत चीज़ों के साथ आगे बढ़े, पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़े। हम भी प्रोग्राम में अब आगे बढ़ते हैं। जनाब, हम जिस डिजिटल दौर में रह रहे हैं, इसमें स्क्रीन का इस्तेमाल हद से ज़्यादा बढ़ चुका है। और हम दफ्तर में हों, घर में हों, मोबाइल तो हर वक्त हमारे हाथ में होता है, फिर लैपटॉप या फिर टीवी के ज़रिए भी हम स्क्रीन से जुड़े रहते हैं मुसलसल। अब हमारी आंखों पे इस सब का बहुत ज़्यादा असर पड़ता है और हम तब ख्याल करते हैं जब हमारी दूर यहाँ पर जो नज़दीक की नज़र होती है वो कमज़ोर होने लगती है या हमें सारी चीज़ें ब्लर नज़र आना शुरू हो जाती हैं। और फिर शायद यही वजह है कि दुनिया की जो 8 अरब आबादी है उसमें से तकरीबन 2 अरब लोग नज़र की कमज़ोरी का शिकार है।
अब आँखों की बीनाई के मुतासर होने की मुतअद्दिद वजूहात हो सकती हैं, मगर खुशकिस्मती की बात यह है कि हम लोग अपनी कमज़ोर नज़र को तिब्बी मदद और हमारे लाइफस्टाइल में कुछ थोड़ी बहुत तब्दीलियों से ठीक या फिर बेहतर भी कर सकते हैं। अब नज़र कमज़ोर होने की वजह से वैसे ही आपकी ज़िंदगी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है और इससे बचने के लिए ये बहुत अहम है कि हम अपनी आँखों का तहफ़्फ़ुज़ कर सकें। और वैसे भी आज आपको पता है आजकल स्मॉग का सीज़न है, तो इस दौरान आँखें बुरी तरह से मुतासर हो रही होती हैं, और ख़ास तौर पर उन लोगों की जो कि बहुत ज़्यादा एक्सपोजर ले रहे होते हैं बाहर, जिनका काम होता है वो बाहर जाके काम करें, और जो लोग मोटर बाइक चला रहे होते हैं उनकी आंखों का इन्फेक्शन ज़्यादा देखने को मिलता है स्मॉग सीज़न में। तो इसी मौजू पर आज हमने बात करनी है कि जनाब आई साइट को किस तरह बेहतर बनाया जा सकता है और स्मॉग से बचने के लिए क्या क्या एहतियाती तदाबीर अपना सकते हैं। इस पर बात करने के लिए प्रोफेसर डॉक्टर हुसैन अहमद खाकान साहब हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, आई स्पेशलिस्ट हैं, तो उनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में, कैसे हैं आप? थैंक यू जय, गुड, शुक्रिया। डॉक्टर साहब, जिस तरह बाहर का अभी आप आए हैं तो आपने देखा होगा एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या है और स्मॉग की सूरत हाल क्या है, तो जिस तरह सांस की बीमारियां, फ्लू, नज़ला, ज़ुकाम बढ़ा, इस तरह आई इन्फेक्शन भी बढ़ता जा रहा है। तो क्या करना है इस स्मॉग से? जो छुटकारा हम नहीं हासिल कर सकते हैं तो आइस को किस तरह बचा सकते हैं इससे? पहले तो ये है कि हमें ये जानना होगा कि स्मोग है क्या और फिर उससे बचना क्या है। स्मोग बेसिकली एक इससे टाइप ऑफ फॉग जिसमें डस्ट पार्टिकल्स हैं और कार्बन है, और ये सस्पेंडेड है एयर में, और ये ना नीचे बैठती है ना ऊपर जाती है, ये एक मिडल से लेवल में मोलक रहती है। ठीक हो गया जी। अब जिस चीज़ में डस्ट होगी और कार्बन होगी और वो हवा में मोलक होगी और वो आंखों में जाएगी, तो ऑब्वियसली उससे क्या होगा, आंखों में इरिटेशन होगी, बर्निंग होगी, रेडनेस होगी, डिस्कम्फर्ट होगा। सही। तो इससे बचाव कैसे करना है? इससे बचाव बेसिकली 2 या 3 टाइप के जो शहरी हैं उनको ज़्यादा ज़रूरत है। सही। जिनमें पहला नंबर जो मोटर बाइक्स पे ट्रैवल करते हैं। मोटर बाइक्स पे जब आप ट्रैवल कर रहे हैं तो आज जितनी स्मोक सस्पेंडेड है वो सारी आपकी आंखों में जा रही है, बहुत तेजी से जा रही है। एक बात, और उसमें कार्बन पार्टिकल्स भी हैं और उसमें बड़े डस्ट पार्टिकल्स भी हैं जी। और यही नहीं, जब हम मोटर बाइक पे वैसे भी ट्रैवल करते हैं, जब स्मोक नहीं है तो अल्लाह ने जो हमारी आंखों के आगे एक टीयर फिल्म दी है, जिसे हम कहते हैं कि पानी बनना है, जो हमारी आंखों को वेट रखता है। इसी तरह ही जिस तरह आपकी गाड़ी की विंड स्क्रीन पे पानी डालते हैं तो वाइपर चलते हैं, हाँ। तो हमारी जो लिड्स है ये वाइपर है, और विंड स्क्रीन हमारा कॉर्निया है, और जो पानी विंड स्क्रीन पे पड़ता है ये टीयर फिल्म है। एम आई राइट? अब आपको समझ आ गया। तो अब ये जो टीयर फिल्म है, अगर आपने गाड़ी की विंड स्क्रीन पे सिर्फ पानी डाला और गाड़ी को तेजी से चलाएं तो जो विंड स्क्रीन पे पानी वो जल्दी से खुश्क हो जाता है। ऐसे ही है। अब जब मोटर बाइक पे आप आम दिनों में भी तेजी से सफर कर रहे होते हैं तो ये जो टीयर फिल्म है, जो विंड स्क्रीन पे पानी है, ये एवेपोरेट होता है बहुत क्विकली। समझ के, मतलब ड्राई होना शुरू हो जाता है। तो एक तो ये मोटर बाइक पे ये हुआ कि वो पानी ड्राई जल्दी होता है, और दूसरा उस पे एडिशन क्या हुआ, स्मोक का, जिसमें डस्ट पार्टिकल्स और कार्बन पार्टिकल्स हैं। तो ये एक पे एडिशन हो गया। ठीक है। तो ये मोटर बाइक वालों के लिए ये ज़्यादा इरिटेशन करता है, रेडनेस करता है, डिस्कम्फर्ट करता है। और फिर इसमें सबसे जो मुश्किल वाली बात है कि जो भी लोग इससे फिर इरिटेशन होती है वो रब करते हैं आइस को। तो रब करना और ज़्यादा बीमारी और ख़तरनाक बात है। अच्छा, तो फिर क्या करें अगर रब नहीं करेंगे? वो बहुत गंदी वाली खारिश होती है, इरिटेशन इचनेस हो जाती है। अच्छा, ये टिप आपकी किसी भी आंख की बीमारी के लिए है। अच्छा। कि जब भी आपको आंख में इरिटेशन हो, आपने आईज को रब नहीं करना किसी भी सिनेरियो में। मतलब जोर जोर से मसलना नहीं है आंख को। किसी भी सूरत में आपने नजदीक तरीन जो भी नलका, टैप वाटर अवेलेबल है, आपने आंखों को अच्छी तरह धोना है। ठीक है। अगर उससे भी नहीं होता और धोएं और डॉक्टर से रजू करें। मलना स्मोक के दिनों में या वैसे भी रूटीन को आंख को मलना किसी सूरत ठीक नहीं है। अच्छा, चले आँख को हमने पानी से धो लिया, लेकिन कोई ऐसे ड्रॉप्स हैं, आई ड्रॉप्स, जो कि ओवर द काउंटर हम यूज़ कर सकते हैं जिसमें कोई प्रॉब्लम ना हो जाए हमारी आंखों के लिए? जी, ऐसे ड्रॉप्स अवेलेबल हैं दुनिया में और हमारे मुल्क में भी अवेलेबल हैं, लेकिन इशू ये होता है कि ओवर द काउंटर अगर आप वो ड्रॉप्स लेंगे, उन ड्रॉप्स में भी प्रिजर्वेटिव्स होते हैं।
प्रिजर्वेटिव्स मीन एक ऐसी दवाई के साथ दवाई होती है जो उन ड्रॉप्स को जिंदा रखती है कुछ दिनों तक, हफ्तों तक या महीनों तक। अच्छा। ठीक है, वो प्रिजर्वेटिव्स अच्छे नहीं होते आंख के लिए। अच्छा। इसी तरह समझ लें जिस तरह खुराक है, कोई हमारा केन्ड फूड है, केन्ड फूड में प्रिजर्वेटिव्स होते हैं तो वो हम उसे पसंद नहीं करते। इसी तरह जो ड्रॉप्स हैं उनमें भी प्रिजर्वेटिव्स होते हैं उन ड्रॉप्स को जिंदा रखने के लिए। तो अगर आपको कोई भी बीमारी है तो अनड्यू उसे ओवर द काउंटर परचेज करके आप अपनी आंख में प्रिजर्वेटिव्स का लोड बढ़ा लो। प्रिजर्वेटिव बाय इटसेल्फ इरिटेशन करते हैं। क्योंकि हमारा ये है ना कि अगर ड्राई आईज हो रही हैं तो कोई भी जाके जी ले सकता है ड्राई आईज के लिए। ड्राई आईज के लिए जो बेहतर है वो मीन मिथाइल सेलुलोज और इस तरह के जो सॉल्यूशंस हैं टीयर्स के नाम से मार्केट में काफ़ी ज़्यादा है। तो इनके कोई नुकसान तो नहीं है? नुकसान एज सच नहीं है, लेकिन मैंने वही बताया इनमें प्रिजर्वेटिव्स होते हैं। अनड्यू यूज करेंगे तो प्रिजर्वेटिव जब आंख में बहुत ज्यादा दिनों तक जाते रहेंगे तो वो काफी नुकसानदेह होगा। अच्छा, मतलब डॉक्टर से रुजू करके कर लें। श्योर। लेकिन अगर बहुत ज्यादा हो रही है और आप डॉक्टर के पास नहीं जा सकते हैं तो उस इमरजेंसी में आप ये यूज कर सकते हैं। एंड द बेस्ट वे इज टू वॉश योर आईज विद द टैप वाटर। आप नॉर्मल नलके के पानी से जो ना ठंडा हो ना गर्म हो अपनी आंखों को धोएं, वो आपको ज्यादा आराम देगा निस्बतन एक टीयर्स ड्रॉप्स डालने से। देखें टीयर ड्रॉप्स जो एक ड्रॉप आप डालेंगे that will cost you some money, okay? and और वो एक ड्रॉप में जो पानी है वो एक कतरे से का चौथाई हिस्सा आंख के अंदर जाएगा और नलके के पानी से आप उसके 1000 कतरे आंख में डाल सकते हैं। तो ईजीएस्ट एंड चीपर है कि आप आंखों को धोएं पानी का और उसके बाद डॉक्टर से रजू करें। अगर ये दोनों पॉसिबिलिटीज नहीं है देन यू कैन गो टू द फार्मेसी एंड गेट सम tears, but always buy the tears drops that are authentic and that have a good formula, not the cheaper one and not the locally made somewhere in the market, okay? और कभी भी अपनी आंखों के अंदर अर्के गुलाब मैं उसी पे आने लगी थी क्योंकि आजकल हमारे घरों में भी अर्के गुलाब साइड टेबल्स पे पड़े होते हैं ना कि अगर ये वाला ऐसे सिचुएशन होती है तो जनाब चीप भी है तो अर्के गुलाब का जो ना 2 कतरे डाल लें वो ठीक हो जाएगा। अर्के गुलाब कभी भी नहीं डालना। मेरे पास ऐसे पेशेंट्स आते हैं जिनको हल्की सी इरिटेशन होती है, वो अर्के गुलाब जैसी कोई चीज़ डालते हैं। आई डोंट नो अर्के गुलाब से क्या मुराद है इस मुल्क में, लेकिन अर्के गुलाब की तरह की कोई चीज़ डालते हैं जिससे उनकी आंखों पे जख्म हो गए और उनकी बिनाई आखिरी हद तक ख़त्म हो गई। अच्छा, ठीक है। अर्के गुलाब क्या है? हाउ यू कैन डिफाइन कि ये अर्के गुलाब प्योर हर्बल है? ओके। आपको इस मुल्क में कितनी चीज़ें हैं जो 100% प्योर मिलती हैं? वेरी रेयर, वेरी रेयर। अर्के गुलाब जो आपको 50 रुपए में मिल रहा है, क्या आप सोच सकते हैं वो प्योर होगा? आपके ख्याल में वो क्या होगा? एक सिंथेटिक स्पिरिट होगी और एक सिंथेटिक इतर होगा। पर लोग कहते हैं हम तो सालों से डाल रहे हैं, हमें तो कोई मसला नहीं हो रहा। देखें ना जी, सालों से लोग सिगरेट भी पीते हैं, हर बुरा काम करते हैं। एक इंसान सिगरेट पीता है और कहता है जी मुझे कभी कैंसर नहीं हुआ, तो ये अच्छी बात तो नहीं है ना। तो इशू ये है कि अर्के गुलाब और इस तरह की बाकी चीज़ें अगर वो 100% प्योर हैं और साइंटिफिकली अगर कहीं प्रूवन है, मेरे इल्म में तो नहीं है कि वो साइंटिफिकली प्रूवन है या उन पे कोई बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंटल ट्रायल हुआ हो और ये साबित किया हो कि अर्के गुलाब जो पाकिस्तान में अवेलेबल है उससे आंखों की किसी बीमारी का इलाज होता है। देखिए मेडिसिन सारी जो है वो लिटरेचर एविडेंस बेस है। जब तक मेरे पास किसी चीज़ की एविडेंस नहीं है तब तक मैं वो एडवाइस नहीं दे सकता। नहीं, अगर इन जनरल डॉक्टर साहब मैं पूछूं कि नहीं जा सकते हैं डॉक्टर के पास, अर्के गुलाब भी है हमारे घर, वो भी नहीं हमने डालना है, तो फिर कौन से टीयर्स ड्रॉप हमें आप एक ऐसा बता दें जिसका सोल्यूशन भी अच्छा हो जो कि हम लोग अवेलेबल जाके खरीद सकते हैं। देखिए मैंने वही अर्ज की कि आप ओवर द काउंटर जाके आप जो भी फार्मेसी में अच्छी इंटरनेशनल कंपनी के टीयर्स हैं वो ले सकते हैं, व्हिच इज सेफ फॉर फ्यू डेज। ठीक है, फ्यू डेज के लिए। ठीक है। अच्छा, अब जिस तरह मैं पूछ रही थी कि हम जैसे जैसे एज करते हैं हमारी नज़र यहाँ तो दूर की कमज़ोर होती है, यहाँ पे नज़दीक की कमज़ोर होना शुरू हो जाती है, तो एक ही ऑप्शन है उसका, क्या ऐनक लगाना है या कुछ और भी रेमेडीज़ हो सकती हैं इससे मुतालिक? जी, इसमें 2 चीज़ें आपको जानना बहुत ज़रूरी है। आया आपकी बिनाई जो है वो अदसे की वजह से कम है, ठीक है, या कोई बीमारी है? अगर तो आपकी बिनाई अदसे की वजह से कम है जो 18 साल से पहले होती है तो उसका चश्मा आपको लगना है, चाहे प्लस नंबर का है चाहे माइनस नंबर का है, ठीक है जी।
उसके अलावा अगर आपकी बिनाई कम है तो आपको उस बीमारी का इलाज करना ज़रूरी होगा जिससे बिनाई कम हो रही है, जिसमें सफ़ेद मोती है, काला मोती है, आँख के पर्दे की बीमारियाँ, आँख की पुतली की बीमारियाँ, आँख के कॉर्निया की बीमारियाँ, आँख की जिल्द की बीमारियाँ, छप्पर की बीमारियाँ, तो उनको करना होगा। ठीक है जी। इसके अलावा अगर आपकी बिनाई 40 साल के बाद नज़दीक के लिए कम हो रही है तो ये कोई बीमारी नहीं है ऐसा, इसको हम प्रेसबायोपिया कहते हैं। ये एज रिलेटेड एक मैकेनिज्म है, जो एज रिलेटेड एक डिजीज़ है, डिजीज़ कह लें या एक एजिंग फिनोमेना है, हाँ, जो सबको होता है। इसमें परेशानी वाली बात नहीं है। 40 इयर्स के बाद अगर आपको नज़दीक की बिनाई कम लग रही है तो आपका बिनाई चश्मा लगाने से बेहतर हो सकती है। अच्छा। लेकिन एक बात जहन में ज़रूर रखनी है कि 40 साल के बाद आप एक दफ़ा ज़रूर, अगर कभी भी आंखों का मुआयना नहीं करवाया तो ज़रूर करवाइए, ताकि पता चल सके कि आपकी आंख में सफ़ेद मोतिया या काला मोतिया तो नहीं है। अगर आप डायबिटिक और हाइपरटेंसिव हैं तो जिस दिन आपको अपनी बीमारी का पता चला कि आपको शुगर है या ब्लड प्रेशर है, एक दफ़ा आंख के पर्दा बसारत रेटिना स्पेशलिस्ट से मुआयना ज़रूर करवाएं, फिर उसकी हदायत के मुताबिक हर 6 महीने बाद मुआयना ज़रूर करवाएं। ठीक है। तो ये एक ऐसी एडवाइस है जिसमें मैंने सब बीमारियों को, सारी सिचुएशंस को कंपाइल किया है। तो अगर लिसनर इस चीज़ को सुन रहे हैं तो वो इस पे अमल करें। अगर आपको शुगर या ब्लड प्रेशर है, जिस दिन वो डायग्नोज हुआ है उसी दिन आप अगले दिन आंखों के पर्दा बसारत के माहिर डॉक्टर, जो कि रेटिना स्पेशलिस्ट है, उससे आंखों का मुआयना करवाएं। ठीक है। और अगर आप 40 साल के हो गए हैं तो आप एक दफ़ा अपनी आंखों का सफ़ेद मोतिये, काले मोतिये और आंख के पर्दे की किसी डिजीज़ के लिए मुआयना ज़रूर करवाएं। जी। अच्छा, दूसरा डॉक्टर साहब, जिस तरह हमने बात की कि सिगरेट नोशी, तंबाकू नोशी भी हमारी ओवरऑल सेहत के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है, और क्या तंबाकू नोशी जो सिगरेट पीते हैं, क्या उसकी वजह से भी हमारी नज़र कमज़ोर हो सकती है क्या? जी, ये एक बड़ी ही साइंटिफिक सी बात है जो मैं आपको बताने लगा हूँ। ये दुनिया में बहुत कम, रेटिनल सर्जन भी बहुत कम जानते होंगे। अच्छा। हाँ जी। दुनिया में एक स्टडी हुई, एक ट्रायल हुआ जिसमें उन्होंने देखा कि टोबैको का आँख पे क्या असरात आते हैं। हालांकि टोबैको के कोई ऐसे असरात नहीं आते थे, इन पिछले जब से दुनिया बनी है किसी ने ऐसा नहीं सोचा था। अभी रिसेंटली मेरा एक ग्रुप है जो जापान में काम करते हैं, हम इकट्ठे एज ए साइंटिस्ट, तो वहाँ पे हमने एक ट्रायल किया जिसमें टोबैको के आउटकम्स लिए, बिकॉज इन जापान बहुत कम लोग सिगरेट पीते हैं और हमारे मुल्क में काफ़ी ज़्यादा माशाल्लाह काफ़ी तकवीयत मिलती है। तो वो हमने एक ट्रायल किया और जिसमें हम देखा कि आँख के पर्दे की एक झिल्ली में जो लोग सिगरेट पीते हैं उसमें तब्दीलियाँ जल्दी आना शुरू हो जाती हैं निस्बतन उन लोगों के जो सिगरेट नहीं पीते। और वो पर्दे की झिल्ली जो है वो आँख के जो अंदर वाला रेटिना है उसको खून सप्लाई करने में बहुत अहम है। तो अल्टीमेटली वो किसी लेवल पे रेटिना की ब्लड सप्लाई और रेटिना की सेहत को भी डैमेज करेगी। तो हम इस ट्रायल को अभी आगे कर रहे हैं और वी आर लुकिंग के उन लोगों में आगे क्या तब्दीलियाँ आ रही हैं, एंड इट विल टेक मोर देन 5 years कि हम किसी कंक्लूसिव कंक्लूजन बने कि आया जो टोबैको स्मोकर हैं उनकी अल्टीमेटली जो बिनाई पे अगर टोबैको के असरात आए हैं तो वो क्या किस तरह के आए हैं। बट इट इज द एविडेंस इज देयर। मतलब इनिशियल स्टेजेस पे ये पता चला है कि कहीं ना कहीं असर आता है टबैको का, अगर आप एक्सेसिव यूज कर रहे हैं टबैको का या सिगरेट का। तो ऐसी कौन कौन सी बीमारियां हैं डॉक्टर साहब, या ऐसे कौन कौन से इन्फेक्शंस हैं जो हमारी आई साइट को मुतासर कर रहे होते हैं? जी देखिए, इनमें ज़्यादातर जो पाकिस्तान में बीमारियाँ हैं उनमें आँख की ये जो सफ़ेद झिल्ली है इसकी इन्फेक्शन है, जो अमूमन आपको याद हो अशूबे चश्म के दिनों में होता है, तो वो पिंक आइज वो हो जाती है। फिर इसके अलावा आपकी कॉर्निया की बीमारी है, क्योंकि हमारा कॉर्निया जो हमें काला हिस्सा नज़र आता है बेसिकली ये काला नहीं है, ये ट्रांसपेरेंट है। अच्छा। ट्रांसपेरेंट। इसके पीछे जो अपर्चर है, जो कैमरे की तरह का अपर्चर है, तो वो कलर्स में होता है। ठीक है। तो ये आप देखें ना, किसी ट्रांसपेरेंट शीशे के पीछे कोई भी कलर रखे तो वो शीशा उसी कलर का नजर। तो अल्लाह ने इसे ट्रांसपेरेंट बनाया है और ये इंसान के जिस्म में वाहिद टिश्यू है जिसकी ब्लड सप्लाई नहीं है। अच्छा। इंसान के जिस्म में कोई ऐसा टिश्यू नहीं है जिसकी ब्लड सप्लाई ना हो, ये वाहिद टिश्यू है जिसकी ब्लड सप्लाई नहीं है, इसी वजह से ये ट्रांसपेरेंट है।
क्योंकि जिस टिश्यू की ब्लड सप्लाई होगी वो ट्रांसपेरेंट नहीं रहेगा। तो ये ट्रांसपेरेंट, और पीछे जब आप कहते हैं कि इसकी नीली आंखें हैं, इसकी हरी आंखें हैं, इसकी काली आंखें हैं, ब्राउन आंखें हैं, ये उस अपर्चर के कलर होते हैं जो अल्लाह ने पीछे रखा है। तो वो डोमिनेंट हो जाते हैं अपर्चर के कलर्स, ट्रांसपेरेंट कलर्स की वो वजह से। ट्रांसपेरेंट कलर के ऊपर। ये बड़ा मेरे लिए यूनिक पॉइंट था, मेरे ख्याल से आप लोगों के लिए भी यूनिक पॉइंट होगा कि मुझे आज पता चला है कि इस तरह भी होता है। प्रोफेसर डॉक्टर हुसैन अहमद हाकान साहब हमारे साथ मौजूद थे, आई स्पेशलिस्ट हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए, और स्मॉग से किस तरह बचना है, अपनी आई साइट को किस तरह बेहतर बनाना है, उस पर बात की। यहाँ पे ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, आप कुछ सेहत के हवाले से बात कर लेते हैं, और आपको पता है कि हमें ये बताया जाता है कि जनाब आपने अगर सेहतमंद रहना है तो आपने मुतवाज़न ग़िज़ा का इस्तेमाल करना है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, फ़ैट्स हो, उसके अलावा प्रोटीन हो, कुछ वाइटामिन हो, और साथ ही साथ मिनरल्स। ये सारे अज्जा जब मिलते हैं तो एक मुतवाज़न ग़िज़ा बनती है। अब आजकल ख़ास तौर पर जो ख़वातीन का प्रॉब्लम हमारे सामने आता है, हर कोई कहते हैं जनाब हमें बहुत ज़्यादा टायर्डनेस हो जाती है, हम बहुत ज़्यादा जल्दी थक जाते हैं, हमारे बाल गिरना शुरू हो गए हैं, हमें नींद का प्रॉब्लम है, नींद अच्छे तरीके से नहीं आती है, हड्डियों में दर्द रहती है, पूरे जिस्म में दर्द रहती है। अब इसकी एक वजह ये भी हो सकती है कि आपके अंदर किन्हीं विटामिन्स की कमी भी हो सकती है, जिसमें विटामिन डी भी आ जाती है और कैल्शियम भी आ जाता है। इसके अलावा क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं इन दोनों की वजह से, और किन अज्जा से या किन चीज़ों से, किन कंपोनेंट से हम इनको पूरा कर सकते हैं, उस पर बात करेंगे। और अगर इनकी वजह से आपके जिस्म में, आपकी हड्डियों में दर्द हो रहा है तो उसको किस तरह ठीक किया जा सकता है। तो इस पर आज हमने बात करनी है। इस पर बात करने के लिए डॉक्टर वर्दा सिकंदर पहले तो हमारे साथ मौजूद है, जो कि क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट एंड डाइटिशियन है, और उनके साथ साथ हमें नूर फातिमा जो कि फिजियोथेरेपिस्ट हैं, उन्होंने भी ज्वाइन किया। नूर आपको भी वेलकम कहते हैं, डॉक्टर वर्दा आपको भी वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसी हैं आप दोनों? ठीक है, एकदम फिट। आज 3 लड़कियां 3 कहानियां होंगी। बिल्कुल 3 औरतें 3 कहानियां, बहुत सारी गप्पे सेहत के साथ। हाँ बिल्कुल ऐसे ही, सेहत के बारे में बात करेंगे लेकिन गपशप के अंदर। तो डॉक्टर वर्दा आप इसे स्टार्ट कर लेते हैं। विटामिन डी एंड कैल्शियम, ये 2 ऐसे एलिमेंट्स हैं जिसके बारे में हर कोई कहता है जी हमारी डेफिशिएंसी है, चाहे उन्होंने टेस्ट कराए हैं या नहीं कराए हैं, हमें ये लगता है कि हमारे अंदर ये दोनों की डेफिशिएंसी है ही है। कैसे पता चलता है कि डेफिशिएंसी है भी है कि नहीं है? अच्छा, सबसे पहले जैसे कि आपने बात की, अगर हमें डेफिशिएंसी नहीं है कैल्शियम और विटामिन डी जैसे कि दोनों चीज़ें हैं, दोनों को इकट्ठा इस्तेमाल करेंगे तो हमारी हड्डियां को कैल्शियम भी मिलेगा और विटामिन डी भी मिलेगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे को अब्जॉर्ब करने में मदद करते हैं। उसके अलावा सबसे अहम चीज़ हम सुनते हैं जी, हल्की सी घुटनों से आवाज़ें आ रही हैं, हल्की से वो जोड़ों या पट्टे की कमज़ोरी होगी शायद, लेकिन हम समझते हैं कि शायद हमारी हड्डियां जो है वो कमज़ोर है, फुरने लग गई हैं। अच्छा, 3 वजूहात हो सकती हैं जिनमें कैल्शियम की डेफिशिएंसी मोस्ट कॉमनली देखी जाती है। एक, अगर ग्रोइंग फेज है, आपका बच्चा है, उसकी हाइट निकल रह गया है, उस एज में कैल्शियम की डेफिशिएंसी बहुत कॉमनली देखी जाती है। मेनोपॉजल टाइम, जिस टाइम पे आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल ख़त्म हो रही होती है, और मैं इंडिकेट करती चलूँ 49 से 51 का ये उम्र का हिस्सा होता है फीमेल्स के अंदर। उसके अलावा थर्ड चीज़ है कि हर टाइम आपकी हड्डियों से आवाज़ें आ रही हैं, आप नमाज पढ़ रहे हैं, आप बैठ रहे हैं, आप सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं, आप चल रहे हैं, आवाज़ें आपकी हड्डियों से आ रही हैं। तो ये कुछ अलामात हो सकती हैं कैल्शियम और विटामिन डी की डेफिशिएंसी के। उसके अलावा अगर आपको ये कोई इस तरह की चीज़ नहीं हो रही तो इसका मतलब है आपको कैल्शियम विटामिन डी की डेफिशिएंसी नहीं लेकिन अगर बच्चियों में हार्मोन्स ख़राब हो रहे हैं तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो सकती है। तो उस सूरत में ज़रूरी है सबसे पहले कैल्शियम और विटामिन डी लेते हुए कि आप एक बार टेस्ट करा लें। कैल्शियम का टेस्ट होता है जिसे हम बोन मिनरल डेंसिटी कहते हैं। उससे हमें पता लग जाता है हमारी हड्डियाँ ऑस्टियोपोरस या ऑस्टियोमलेशिया, मिनरल्स और कैल्शियम की कमी है या विटामिन डी और कैल्शियम की कमी है। उसके अलावा दूसरी चीज़ जो है वो विटामिन डी का टेस्ट होता है जिससे हमें पता लग जाता है कि हमारे अंदर विटामिन डी की कमी है या नहीं। अच्छा, अगर तो आपके अंदर कमी है तो फिर आपने डाइट
प्लस सप्लीमेंटेशन दोनों करने हैं, फिर किसी एक के ऊपर नहीं आप बिल्कुल emphasize कर किसी सकते। एक अच्छा, फिर लोग ये क्यों कहते हैं कि अगर आप विटामिन डी की कमी इस तरह भी आप उसको परख सकते हैं जी, आपको बहुत लेथार्जिक फील हो रहा है, आपको बहुत ज़्यादा नींद आती है, या आप बहुत ज़्यादा टायर्ड रहते हैं, जिस्म में दर्द होती है और नींद भी अगर डिस्टर्ब है, तो ये भी विटामिन डी की कमी हो सकती है? हाँ जी बिल्कुल, विटामिन डी की डेफिशिएंसी का ये भी एक कॉज हो सकता है, लेकिन मोस्टली जो हमारे पास लेथार्जिक सिम्टम्स आ रहे होते हैं ना, वो आयरन की कमी की वजह से आ रहे होते हैं। हाँ, कुव्वत मुदाफ़ियत कम है। 40 साल की उम्र के बाद मोस्टली लोगों में विटामिन डी जो है उसकी कमी हो जाती है, क्योंकि एक तो हम वो सन एक्सपोजर हमारा नहीं, डाइट के अंदर कैल्शियम बहुत ज़्यादा है, दूध भी इस्तेमाल कर लेंगे, दही भी इस्तेमाल कर लेंगे, नट्स भी इस्तेमाल कर लेंगे, सब्ज़ पत्ते वाली सब्जियां भी इस्तेमाल कर लेंगे, लेकिन उसके साथ विटामिन डी नहीं लेंगे, जिसकी वजह से वो कैल्शियम हमारी हड्डियों में अब्जॉर्ब ही नहीं होगा। अच्छा, आपने अगर अपना विटामिन डी पूरा करना है कैल्शियम के साथ, तो सबसे पहले एक चीज़ है कि आप लोग कोशिश करें, सबसे पहले डाइट से श्योर करें, खास तौर पे वो लोग जिनको लैक्टोज इंटॉलरेंस है, दूध नहीं पी सकते, उनके अंदर मैक्सिमम डेफिशिएंसी हो सकती है, वो चिया सीड का इस्तेमाल कर सकते हैं, अंजीर का इस्तेमाल कर सकते हैं, सब्ज़ पत्ते वाली सब्जियों का इस्तेमाल कर सकते हैं, नट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, इनके अंदर कैल्शियम की अच्छी तादाद मौजूद होती है। उसके साथ आपने क्या करना है, महीने में 2 मरतबा विटामिन डी का टीका इस्तेमाल कर सकते हैं। विटामिन डी का टीका जो है वो हम आधा कप दूध या फिर ऑरेंज जूस, उसके अंदर जाके वो कैल्शियम और विटामिन डी जब इकट्ठा होगा तो अब्सॉर्ब होगा। उसको पानी के अंदर ना लें, या अक्सर लोग होते हैं एमपीयू लिया और वो खाली जो है डायरेक्ट ले लिया, तो वो आपसे मेडिकल स्टोर्स पे होता है, वहाँ पर जूस पकड़ के कहेंगे नसफ्रूटा वाला इसमें डालें और पी जाएं। अच्छा, और वो मैंगो जूस होगा। अच्छा, हाँ एग्जैक्टली। मतलब यहाँ तो दूध के अंदर वो आपने इंजेक्शन पीना है, या फिर ऑरेंज जूस के साथ, डायरेक्टली उसको नहीं करना, ना ही पानी के साथ। अच्छा, ये एक तो आपने बताया कि एक तो ये इंजेक्शंस होते हैं, दूसरे कैप्सूल्स भी तो मिलते हैं ना? बिल्कुल एग्जैक्टली, तो वो भी खा सकते हैं? हाँ, वो भी खा सकते हैं, लेकिन आपने बगैर अपना डेफिशिएंसी लेवल जाने नहीं कराना, क्योंकि विटामिन डी अगर हमारे जिस्म में ज्यादा होता जाएगा तो फौरन हमारे गुर्दों के अंदर कैल्शियम ऑक्सलेट के स्टोन्स बनाने शुरू हो जाएंगे। तो ठीक है, तो आप लोगों ने जाती भी नहीं करनी है। अब थोड़ा सा नूर फातिमा की तरफ चलती हैं। नूर, ये बताइए कि अगर डेफिशिएंसी होती है तो हड्डियां भी दर्द हो रही होती हैं, तो उसके लिए क्या कर रहे हैं फिर? मुख्तलिफ हमारी बैकबोन भी दर्द होती है, जोड़ भी दर्द होना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, डेफिशिएंसीज आपके अंदर कैल्शियम की आए या विटामिन डी की आए, सबसे पहला जो सिम्टम आपके पास आना शुरू होता है ना, आप फटीग बहुत ज़्यादा फील करते हैं, एकदम से बैठे बैठे आपको कंधों के ऊपर बोझ एकदम फील होना शुरू हो जाएगा, कमर में दर्द आना शुरू हो जाएगी। ख़वातीन में ज़्यादातर इसलिए आती है क्योंकि उनकी लाइफ में बहुत सारी स्टेजेस आई होती हैं, पहले छोटी हैं, फिर उसके बाद माँ बनने का एक आया, फिर उसके बाद 35 साल की उम्र के बाद वैसे ही आपका ऑस्टियोपोरोसिस वाला एक टाइम शुरू हो जाता है, जब आपकी हड्डियाँ भुरभुरी होना शुरू हो जाती हैं, कैल्शियम कम होना शुरू हो जाता है। और हमारी खुराक ऐसी नहीं है जिसमें हम बहुत ज़्यादा दूध, दही और इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हो, तो उसकी वजह से क्या होता है कि आपकी बॉडी में जब, अगर ख़वातीन के बारे में स्पेशली अगर आज बात करते हैं, तो जब उनका मेनोपॉजल टाइम आ जाता है ना, तो उस टाइम पे क्या होता है कि उनकी बॉडी में एस्ट्रोजन कम होना शुरू हो जाता है। जब वो कम होता है ना, वो हमारे मसल्स जितने हमारे कंधों में या जिस्म में जहाँ जहाँ हमारे मसल्स हैं, उन सबको क्या करना शुरू कर देता है, उनकी फ्लेक्सिबिलिटी भी कम करना शुरू कर देता है, उनमें अकड़ाव लेकर आना शुरू कर देता है। उसकी वजह से फिर दर्दें शुरू हो जाती हैं और बहुत ज़्यादा शुरू हो जाती हैं। तो उसके लिए करना क्या पड़ता है कि आपने अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ, कोई ना कोई ऐसी रूटीन, अपनी एक्सरसाइज, कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी, कोई ना कोई ऐसी चीज़ शुरू से ऐड रखनी है। खुराक के बारे में तो डॉक्टर वर्दा ने माशाल्लाह बहुत कुछ बता दिया, आपने क्या क्या करना है। हम जहाँ पर लैक कर रहे होते हैं वो ये कर रहे होते हैं, हमने शुरू से फिजिकल एक्टिविटी नहीं रखी होती, घर के काम कर लिए हैं, ठीक है काम हो गया जी, हमारी फिजिकल एक्टिविटी हुई। जब तक आप 15 मिनट निकाल के अपना माइंड रिलैक्स करके नहीं कोई फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, तब तक वो फिजिकल एक्टिविटी आपको कोई क्या करें? अब जैसे हमारी ख़वातीन आफ्टर 40 या 45 वो कहती हैं हम नहीं उस तरह फिजिकल एक्टिविटी कर सकते हैं, हमारी टांगों में बहुत दर्द होती है, बैक पेन बहुत ज़्यादा होती है, तो उनके लिए ऐसी कौन सी हल्की फुल्की हो सकती है एक्सरसाइज जो वो आराम से कर सकती हैं इजीली फॉर देयर लेग्स और बैक पेन के लिए? सबसे आसान हल जो है ना, उसमें आपको बाहर जाने की भी ज़रूरत नहीं है। हर किसी के घर में इतना स्पेस लाजमी होता है कि वो 5 मिनट कॉन्टीन्यूस वॉक कर सके। आपने नहीं शुरू से, फॉर एग्जाम्पल अब जैसे बहुत सारे ख़वातीन है जो भी 30 क्रॉस कर गई हैं, 35-40 में आ गई हैं, अब तो वो पीछे जाके नहीं कर सकती, तो वो ये करें, वो 5 मिनट शुरू करें, अपने घर में वॉक शुरू करें। आप बाहर नहीं जा पा रहे हैं, लॉन नहीं है, कुछ नहीं है, आप घर में 5 मिनट आप एक्टिविटीज़ ऐसी ऐड करें,
सीढ़ियाँ सबके घर में होती हैं, सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना शुरू करें। अच्छा। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपकी बॉडी को आदत होना शुरू होगी एक फिजिकल एक्टिविटी के साथ जीने की। सेडेंटरी लाइफस्टाइल गुजार रहे हैं और उसके बाद हमने योगा कभी किया ही नहीं है, हमने मेडिटेशन और इस तरह की चीज़ों पे हम बिलीव नहीं रखते हैं। जब मेनोपॉजल के टाइम पे अगर आ जाते हैं ना, 35 के बाद या 45 से लेकर 51 की उम्र के दरमियान ख़वातीन को जो एक वक्त आ जाता है, उसमें सबसे ज़्यादा जो मसला आता है उन्हें एनजाइटी होना शुरू हो जाती है। रात में जिस्म से एकदम से हीट निकलना शुरू हो जाती है, मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाते हैं। अक्सर लड़कियों को होता है उन्हें PMS का इशू होता है कि उनके मूड स्विंग्स आना शुरू हो जाते हैं, वो सारी चीज़ें होना शुरू हो जाती हैं। तो उसमें ना सोसाइटी कहती है, पाकिस्तान में स्पेशली कहते हैं कि इस तरह की बेटियां ना आगे जाके सही चल नहीं पाती हैं। माएँ उनको ये नहीं समझती हैं कि हाँ हमारी बेटी का कोई मसला चल सकता है, और बच्चे कभी ये नहीं समझते हैं कि माँ का कोई मसला हो सकता है। तो उस टाइम पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि आपका मेंटल पीस कितना है और उसके साथ आप अपनी फिजिकल एक्टिविटी को स्टार्ट कैसे कर पा रहे हैं। जैसे 5 मिनट की वॉक करें, वॉक कर लें, छोटी सी, वही है आपके लिए ज़्यादा मौसर तरीका है कि आप वॉक कर लें अगर आप ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी की तरफ नहीं जा सकते हैं। तो डॉक्टर वर्दा, कैल्शियम के लिए तो जैसे हमने कहा कि आप दूध दही का इस्तेमाल, नट्स का भी इस्तेमाल कर लेते हैं, और विटामिन डी के क्या सिर्फ हमें वो टैबलेट्स यहाँ पर इंजेक्शंस ही खाने पड़ेंगे या नेचुरल सोर्सेज से भी हमें विटामिन डी मिल सकती है? बिल्कुल नेचुरल सोर्सेज से भी हमें विटामिन डी मिल सकती है। सबसे पहले कोशिश करनी है जिस टाइम सूरज निकल रहा है और सूरज तलू हो रहा है उसमें अपना आइडियल वॉक टाइम रखें। जैसे कि फिजिकल एक्टिविटी भी बहुत अहम है, तो 5 मिनट जो आपने वॉक श्योर करनी है तो आप वो विटामिन डी भी लें और साथ अपनी फिजिकल एक्टिविटी भी करें। आज उसके साथ जो हमारे पास फिश का मौसम आ रहा है, और फिश तो आइडियली अब स्टार्ट हो गई हुई है, फिश के अंदर विटामिन डी की तादाद बहुत अच्छी अमाउंट में मौजूद है। लेकिन होता क्या है कि मोस्टली हम क्या करते हैं, फिश की जो खाल होती है वो उतार देते हैं, वो नहीं खाते। लेकिन जो एक्चुअल ओमेगा 3, ओमेगा 6 और विटामिन डी, अब न्यूट्रिशन की अफादियत अगर मैक्सिमम बात की जाए तो वो उसकी खाल के अंदर है। तो कोशिश करनी है कि उसको कंप्लीट वो खाने चाहिए। ये जो हम लोग ओमेगा 3, ओमेगा 6 के सप्लीमेंट्स लेते हैं वो एक्चुअली वो खा लिए, ना सिर्फ विटामिन डी पूरा होगा, खूबसूरत बाल होंगे, खूबसूरत स्किन होगी, जॉइंट्स प्रॉब्लम जिन लोगों को बहुत ज़्यादा है वो चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होंगी। उसके साथ हमारे पास जो एग है, एग योक के अंदर विटामिन डी मौजूद होता है। उसके अलावा हमारे पास मोस्टली जो ऑर्गन मीट है उसमें खास तौर पे पाए आ जाते हैं। पाए के अंदर जो है उनके अंदर मिल्क जो होती है उसके अंदर विटामिन डी और कोलेजन मौजूद होता है। तो हम लोग ये नेचुरल सोर्सेज को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ये नेचुरल सोर्सेज हम कितनी देर इस्तेमाल करेंगे तो हमारी डेफिशिएंसी पूरी होगी? अच्छा, रोजाना की बुनियाद पर खाने पड़ेंगे? अच्छा, आप कोशिश करें कि जैसे अंडा है उसको तो आप ऑब्वियसली फॉर श्योर ऐड करें। और अब जैसे मौसम बहुत बेहतर हो रहा है कि तो कोशिश करें कि अपने मीट ग्रुप में जिनको विटामिन डी की डेफिशिएंसी है तो वो कोशिश करें कि हफ्ते में 2 बार फिश का इस्तेमाल जो है वो रेगुलर बेसिस पे रखें। उसके साथ साथ अगर फिर भी उनकी डेफिशिएंसी नहीं पूरी हो रही, जैसे कि मैंने पहले भी जिक्र किया, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स है जिनमें कैल्शियम की और विटामिन डी की अब्जॉर्प्शन अफेक्ट हो जाती है, जैसे कि मेनोपॉजल टाइम है, लैक्टोज इंटॉलरेंस है, या फिर आपको कोई ऐसी डिजीज है जिसमें मैल अब्जॉर्प्शन है। तो उन सूरतों में हम कोशिश करते हैं कि सप्लीमेंटल जैसे विटामिन डी है, कैल्शियम है, उसकी एफिकेसी ज्यादा बेहतर होती है, वो उन लोगों के अंदर बेहतर अब्जॉर्ब हो सकता है। लेकिन अगर आप एक नॉर्मल इंसान है, हेल्दी इंसान है और सिर्फ इसलिए नहीं खा रहे कि मेरा दिल नहीं करता या आई हैव नो टाइम टू ईट, सो दैट्स वेरी रॉन्ग। फिर वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। अच्छा, दूसरा डॉक्टर वर्दा, जिस तरह हमने बात की है कि या तो कैप्सूल खा लें या फिर वो इंजेक्शंस पी लें, तो इसकी कोई टाइमिंग भी होनी चाहिए कि कब आपने विटामिन डी लेनी है, किस टाइम ये ज़्यादा अच्छे तरीके से ऑब्जॉर्ब होगी? अच्छा, आइडियली कहा जाता है कि जिस टाइम आपका कैल्शियम का इंटेक ज़्यादा है आप उस टाइम में ले सकते हैं। जैसे असर के वक्त क्या होता है कि लोग दूध की कंजम्पशन या फिर 11-12 बजे दूध की कंजम्पशन या मिल्क सोर्सेज की कंजम्पशन ज़्यादा करते हैं, तो आइडियली वो टाइम हो सकता है आफ्टर मील। आप किसी भी टाइम पे विटामिन डी जो है वो ले सकते हैं, और कोशिश करें विद इन मील लें। कई लोगों को क्या होता है कि विटामिन डी लेने के बाद एब्डोमेन क्रैम्प्स और इस तरह की चीजें हो रही होती हैं, तो वो कोशिश करें कि क्या करें कि अपने जैसे नाश्ता मेजर मील है, आधा नाश्ता करके और उसके साथ जो है वो विटामिन डी अपना ले लें, ताकि विटामिन डी जो है अच्छे तरीके से अब्जॉर्प्शन हो सके। अच्छा, दूसरा कैल्शियम के लिए भी हम, आपको पता है, टैबलेट्स यूज करते हैं, पानी में डाल के घोली और वो पी ली, वो करनी चाहिए, खानी चाहिए कैल्शियम के लिए कि नहीं खानी चाहिए? अच्छा, मैं इसमें बिल्कुल ये बात कहती हूँ, अगर डाइट का नेमुल बदल कुछ भी नहीं, अगर हम कहें
सप्लीमेंटल हम उन सूरतों में कहते हैं जिस टाइम मैल एब्जॉर्प्शन हो गई है, हाँ आपका जेन्युइन हेल्थ इशू है जिसकी वजह से आप डाइट ऑरली नहीं ले पा रहे, फिर आप सप्लीमेंटल वरना अगर हम थोड़ी थोड़ी अमाउंट में ही बेशक डेली बेसिस पे अपना कैल्शियम विटामिन डी ऐड रखेंगे तो फिर डेफिशिएंसी बिल्कुल नहीं होगी। अच्छा, मोस्टली लोग ना कंप्लेन करते हैं जी हमारा थोड़ा सा ये बिल्कुल प्रॉब्लम्स हैं कि आजकल दूध ठीक नहीं है या गवाले के दूध अंदर पानी या केमिकल्स वो सारी चीज़ें बहुत ऐड करते हैं, तो फिर कोशिश ये करें कि जैसे दही आप घर पे नेचुरल सोर्सेज, और उसके अलावा साथ साथ जैसे ये हमारे पास सीड्स हैं, हाँ। जैसे चिया सीड्स का मैंने जिक्र किया, इनका इस्तेमाल अपनी डाइट के अंदर रखें, नट्स का इस्तेमाल अपनी डाइट में रखें, इनके अंदर भी कैल्शियम की अच्छी तादाद मौजूद है। लेकिन अगर फिर भी लोग, क्योंकि माइंडसेट है ना लोगों का, माइंडसेट नहीं हम बदल सकते हैं, हम बहुत कोशिश करते हैं यहाँ पे आप जैसे गेस्ट को बुला के, लेकिन मैंने हर किसी को देखा है उनके पास होती है ये एक टैबलेट होती है, आपको पता है वो पानी में डालते हैं और वो पी लेते हैं। क्या वो पीनी चाहिए कि नहीं पीनी चाहिए? बिकॉज डॉक्टर्स कहते हैं कि उसकी वजह से आपको किडनी स्टोन्स भी हो सकते हैं अगर एक्सेसिव यूज आप उसका कर रहे हैं तो। अच्छा, अगर तो आपको पता है कि आपके डाइटरी सोर्स से नहीं पूरा हो रहा, जैसे खास तौर पूरा नहीं हो रहा, हाँ, जैसे आजकल खवातीन है, मर्द है, वर्किंग वुमेन्स और मेन ज्यादा है, तो अगर वो वाली सूरत है तो उस सूरत में ना लेने से लेना इज बेटर, ठीक है। अच्छा। कि आपके अंदर एक्सट्रीम डेफिशिएंसी ना हो तो फिर आप सप्लीमेंट का इस्तेमाल ज़रूर अपने रूटीन में रखें, लेकिन अगर आप डाइट से मैनेज कर सकते हैं तो दैट वेल एंड। तो अगर आप 6 महीने बाद टेस्ट करवा के देख लें तो आपको पता चल जाएगा कि 6 महीने तक पूरी हो गई है, तो उसके बाद मुझे आगे लेने की ज़रूरत है। अच्छा, वो उसके बाद आपने दोबारा नहीं लेनी है? बिल्कुल, डेफिशिएंसी पूरी हो गई ना, फिर आप उसे अपनी डाइट के साथ भी मैनेज कर सकते हैं, बाकी हैबिट्स अपनी अपना के भी आप कर सकते हैं। और हमारे यहाँ क्या होता है कि लोग ना सप्लीमेंटल हैबिट डेवलप कर लेते हैं, मैंने जिंक खाना है, मैंने कैल्शियम खाना है, मैंने विटामिन खाना है, आयरन खाना है, वो ग्रोसरी के साथ वो हर महीने आ रहा है और वो हर महीने इस्तेमाल हो रहा है। ये एक बहुत बड़ा हिडन कॉज है जिसकी वजह से लोगों के गुर्दे, जिगर खराब होता है। और उसके साथ एक चीज मैं जरूर आपके फोरम के थ्रू भी कहना चाहूंगी, डोंट गो फॉर सेल्फ मेडिकेशंस या सेल्फ एग्जामिन किए बगैर सप्लीमेंटेशन। मेरे फलाने फ्रेंड ने ये वाला सप्लीमेंट खाया था, बड़ा फर्क, तो मैं भी ट्राई कर लेती हूँ। अच्छा, तुमने कितनी डोज ली थी? मैं भी उतनी डोज। अच्छा, तो उतने से फर्क नहीं पड़ा, मैं उसमें और ऐड करके देखूंगा, मुझे जल्दी फर्क पड़ जाएगा। तो ये प्रॉब्लम्स होती है। इस तरह जिम में बहुत सारे लोग आते हैं जो खुद से खुद ही सप्लीमेंट्स और इस तरह की चीजें लेना शुरू कर देते हैं कि हमारे मसल्स जो हैं वो अच्छा बिल्डअप हो जाएगा, लेकिन एट द एंड क्या होता है, जब वो मसल्स वो जो भी सप्लीमेंट ले रहे हैं वो छोड़ते हैं, उनके मसल्स वापस जिस जगह पे आए होते हैं वहाँ पे वापस चले जाते हैं, और अक्सर लोगों को गुर्दों के इतने ज़्यादा मसाइल पैदा हो जाते हैं कि उनका वहाँ से कोई कम बैक ही नहीं होता। अच्छा, तो दूसरा मुझे नूर फातिमा ये बताएं कि जब ये विटामिन डी कैल्शियम की कमी होती है तो सिर्फ ये आपके जोड़ों और हड्डियों को इफेक्ट करती है, उन्हीं में दर्द होती है, आपके मसल्स भी इसकी वजह से पेन हो सकती है? ये सारी चीजें, मसल्स में आपकी स्टिफनेस आना शुरू होती है, आपके जोड़ों में भुरभुरापन आना शुरू हो जाता है, ऑस्टियोपोरोसिस, आपकी जो बोन्स हैं वो आपकी भुरभुरी होंगी, ऑस्टियोआर्थराइटिस होना शुरू हो जाता है जिसमें आपकी हड्डियों में इन्फ्लेमेशन आ जाती है, आपकी हड्डियां टेढ़ी होना शुरू हो जाती हैं। तो ये सारी चीजें से कॉज करती हैं। उसमें स्टिफनेस भी आ जाएगी आपके मसल्स में, आहिस्ता आहिस्ता आपको फील क्या होगा आपके कंधों में, फॉर एग्जांपल एक बड़ी आम सी कंधों पे दबाव फील हो रहा है, या सर में आंखों के आगे आपको अंधेरा आ रहा है और आंखों के खिंचाव फील हो रहा है। उसके बाद क्या होगा, वो खिंचाव आहिस्ता आहिस्ता आपकी गर्दन पे चला जाएगा, गर्दन से बाजुओं पे जाएगा, फिर कमर में आ जाएगा, करते करते सारी आपकी बॉडी स्टिफ होना शुरू हो जाएगी। वो इस तरह से पूरा, और आप यहाँ पर पाकिस्तान में कहते हैं जादू टूना हो गया साढ़े जादू टूना नहीं है, कैल्शियम तो विटामिन डी भी। अच्छा, बच्चों में भी ये पाई जाती है कैल्शियम और विटामिन डी की कमी हो सकती है, तो उनके भी जैसे बच्चों ने हैवी बैग्स उठाए हुए होते हैं, उनके भी कंधों में हड्डियों में दर्द हो जाती है, ज़्यादा जो बच्चे खेल रहे होते हैं कहते हैं रात को हमारी टांगें दर्द हो रही है, तो उनके लिए क्या करना चाहिए? अच्छा, बच्चों की हमने आउटडोर एक्टिविटीज़ बहुत कम कर दी हैं। अब जब आउटडोर एक्टिविटी ही कोई नहीं ना होगी, वो बच्चा हो या वो बड़ा हो, आउटडोर एक्टिविटी नहीं होगी। तो फिलहाल स्मोक का इतना मसला है, इसलिए आउटडोर एक्टिविटी उनकी बंद कर दी है कि अगर आउटडोर एक्टिविटी करेंगे तो और ज्यादा बीमार पड़ेंगे। देखिए, स्मोक तो 1 महीने के लिए है ना, 1 महीने के बाद तो चली जाएगी। 1 महीने के बाद जब जाएगी, आप मास्क के साथ आउटडोर एक्टिविटी कर लें, आप एक्टिविटी रखेंगे, आपकी बॉडी जब एक प्रॉपर मैकेनिज्म के साथ चलेगी जैसे उसे चलना है ना, क्योंकि उसे काम करते रहना है, हम काम करना छुड़वा रहे हैं उसका, जब वो काम करती रहेगी तो फिर डेफिनेटली वो कह लें कि रनिंग में आ जाएगी और वो जो जितनी भी मोबिलिटी है वो ठीक हो जाएगी आपके जोड़ों की। तो हमारे साथ डॉक्टर वर्दा सिकंदर और नूर फातिमा मौजूद थी। आप दोनों का बहुत शुक्रिया कि आप दोनों यहाँ पर आए। डॉक्टर वर्दा, थैंक यू सो मच। हम लोग विटामिन डी एंड कैल्शियम की डेफिशिएंसी के हवाले से बात कर रहे थे कि इसकी वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और इसको फुलफिल कैसे करना है। यहाँ पे ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब हमने बात करनी है हम सब की पसंदीदा चीज़ के हवाले से। बचपन में भी हमें वो चीज़ बहुत पसंद होती है, इवन दो कि जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं ना, बूढ़े लोग भी वो चीज़ पसंद करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो बचपन से लेकर बुढ़ापे तक हमारे साथ रहती है। वो है आइसक्रीम। आइसक्रीम एक ऐसी चीज़ है, वो छोटा बच्चा हो, बड़ा हो या बुज़ुर्ग हो, हर कोई खाना पसंद करता है, गर्मी हो या फिर सर्दी हो। तो हमने इसके ऊपर एक पैकेज तैयार किया है आइसक्रीम के हवाले से, तो मैंने देर नहीं करनी है, आपको दिखाना है। आइए चलते हैं, पैकेज देखते हैं। आइसक्रीम की तारीख 1963 के मौसम बहार की एक गर्म दोपहर में अमेरिकन खुफिया एजेंसी CIA के 2 आदमी हवाना के एक लिबरे होटल के कैफेटेरिया में पहुंचे। उनका मिशन था कि कैफेटेरिया के फ्रीजर से जहर की एक गोली निकालें और उसे क्यूबा के सदर फिडल कास्त्रो की चॉकलेट मिल्क शेक में चुपके से शामिल कर दें। कास्त्रो लंच के बाद 18 स्कूप्स आइसक्रीम बहुत रगबत से खाता था। जाहिर है ये उन दिनों की बात है जब दुनिया 2 हिस्सों में तकसीम थी, अमेरिका में कैपिटलिज्म और रूस, मशरकी यूरोप और जनूबी अमेरिका में सोशलिज्म का चर्चा था। CIA का ये वार खाली गया। वजह ये बनी कि जहर की वो गोली बर्फ में पड़े पड़े तड़क गई और सलामत बाहर न निकाली जा सकी। इस तरह फिडल कास्त्रो बच गए और लंच के बाद 18 स्कूप आइसक्रीम खाने का सिलसिला चलता है। इस वाक़े से पता चलता है कि आम आदमी हो या अहम तरीन, आइसक्रीम हर मौसम में बहुत रगबत के साथ खाता है। सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ये सिलसिला शुरू कहाँ से हुआ। इंसान तारीख के अव्वलीन अयाम से ही आइसक्रीम मुख्तलिफ शक्लों में खाता आ रहा है। कदीम रूम हो, मुगलों के अहद का हिंदुस्तान हो या फिर चीन की टैंग सल्तनत, इस जमे हुए मीठे यानी आइसक्रीम को बादशाह और एलीट क्लास में मरगूब खाजे की हैसियत हासिल रही है। अपनी तमाम ताकत और धन दौलत के बावजूद उनके लिए अच्छी आइसक्रीम बनाना आसान नहीं था। दौलतमंद रूमी अशराफिया मजदूरों से कहती कि ग्लेशियर से बर्फ लाएं, गालिबन इस बर्फ में मीठा डालकर बतौर आइसक्रीम खाते, जबकि कदीम ईरान के लोग मीठे महलूल को स्काई कूलिंग की टेक्निक इस्तेमाल करके जमा देते और बतौर आइसक्रीम खाते। हकीकत यह है कि इन तरीकों से आइस तो हासिल हो जाती, लेकिन इसमें क्रीम शामिल न होती। आइस में क्रीम शामिल करके इसे आइसक्रीम बनाने का आगाज बहुत बाद में हुआ। अरब में मीठा शरबत पिया जाता था। इस मीठे शरबत को जमाने का आगाज ईरान में हुआ। यूरोप वालों ने यहाँ से ये तरीका सीखा और अपनी रेसिपी बनाई। उन्होंने बैंगन, चॉकलेट और चलगोजे के जायके पे मुश्तमिल मुख्तलिफ फ्लेवर्स बनाए। 1692 में इटली के शहर नापोली के शहरी एंटोनियो लैटिनी ने इस रेसिपी में दूध भी शामिल कर दिया। बाज मौर्रिखीन इसी स्वीट डिश को दुनिया की पहली आइसक्रीम गर्दानते हैं। 18वीं सदी में ये मजेदार, बर्फीला और मीठा खाजा यानी आइसक्रीम यूरोप से निकलकर अमेरिका पहुंच गई। अवामुन नास की दस्तरस से आइसक्रीम अभी भी बहुत दूर थी, क्योंकि इसे महज मालदार लोग ही अफोर्ड कर सकते थे। इब्तदाई आइसक्रीम महंगी इसलिए थी कि इसे बनाने में मुशक्कत भी बहुत लगती थी और चीनी, नमक और क्रीम भी इस्तेमाल होती थी, जो उस जमाने में बहुत महंगी हुआ करती थी। कहा जाता है कि हर मौसम गर्मा में जॉर्ज वाशिंगटन $6600 की आइसक्रीम खा जाता था। अरब और ईरान की सरजमीन से शुरू होने वाली यह जादुई और बर्फीली स्वीट डिश अमेरिकी सरजमीन पे पहुंचकर अपने दौरे अरूज में दाखिल हुई। उस जमाने में सरमायादारों और इंजीनियर्स ने सर जोड़ के सोचना शुरू किया कि अशराफिया की इस डिश को अवाम तक कैसे लाया जाए। यह 1843 का साल था जब अमेरिकी रियासत फिलाडेल्फिया की एक खातून मूजद नैन्सी जॉनसन ने आइसक्रीम बनाने की मशीन इजाद की। यह आइसक्रीम की तारीख में एक इनकलाबी मोड़ था, एक ऐसी जस्त जो आइसक्रीम को अशराफिया के महल्लात से उठाकर अवाम के गली कूचों में ले आई और उसे मकबूले आम कर दिया। नैन्सी जॉनसन की मशीन एक क्रैंक और एक बीटर पे मुश्तमिल थी। इसे इस्तेमाल करना और आइसक्रीम बनाना इतना आसान हो गया था कि कोई भी शख्स उसको इस्तेमाल में लाता और आइसक्रीम बना लेता। रही बात मुंजमद चीज की ट्रांसपोर्टेशन की, तो ये काम आइसक्रीम मशीन बनने से 13 साल पहले यानी 1830 में ही हो चुका था, जब न्यू इंग्लैंड के ताजर फ्रेडरिक ट्यूडर सारी दुनिया में हजारों टन बर्फ को जमी हुई हालत में एक्सपोर्ट करने की महारत हासिल कर चुके थे। गोया आइसक्रीम मशीन के वजूद में आने और उसे फ्रोजन हालत में दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाने का बंदोबस्त पहले से हो चुका था। आइसक्रीम मशीन बाद में इजाद हुई। बर्फ की तरसील की तकनीक पहले से मौजूद थी। यूं आइसक्रीम मशीन और तरसील की दस्तयाब तकनीक ने आइसक्रीम को घर घर पहुंचाया। 1880 के अवाखिर में इटली में सियासी अदम इस्तेहकाम ने अनगिनत इतालवी शहरियों को अमेरिका और बरतानिया हिजरत करने पर मजबूर किया, जहां बहुत सौ ने स्ट्रीट वेंडर्स के तौर पे काम करना शुरू किया। वो एक पैसे में एक कुल्फी बेचते और बेचकर साइकिल पे धरे अपने
अपने फ्रीजर को आगे ले जाते। उन्हीं दिनों अमेरिकी माहिरीन ने आइसक्रीम में सोडा शामिल करने का कामयाब तजुर्बा किया। सोडा बाज बीमारियों में बतौर दवा भी इस्तेमाल होता है। यूं आइसक्रीम सोडे के कॉम्बिनेशन के साथ बिकने लगी और सोडा फाउंटेन वजूद में आए जहां लोग शौक से आते। यूं रफ्ता रफ्ता ये अवामी दिलचस्पी का स्पॉट बन गया। 1920 में जब बाज मशरूबात को ममनू करार दिया गया तो ये मशरूबात बेचने वाले बहुत से इदारे सोडा फाउंटेन्स की शक्ल इख्तियार कर गए और धड़ाधड़ आइसक्रीम बनाने लगे। रेफ्रिजरेशन की टेक्नोलॉजी भी वक्त के साथ साथ खूब तर्क की जानिब गामजन रही। दूसरी जंग अजीम के खात्मे तक तकरीबन हर अमरीकी घर में रेफ्रिजरेटर मौजूद था, जिसके फ्रीजर में कम से कम 1 लीटर आइसक्रीम रखी जा सकती थी। न सिर्फ घरों में फ्रीजर आ चुके थे बल्कि ट्रकों को भी फ्रीजर के साथ तैयार किया जाने लगा था। आज आइसक्रीम अगर मुख्तलिफ शक्लों में हमें मिलती है तो इसके पीछे इंसानी ज़ौक़, जद्दोजहद और मीठे से मोहब्बत की लाजवाल दास्तान पोशीदा है। यानी आइसक्रीम से हमारी मोहब्बत पिघलती नहीं। और जनाब, ये थी आइसक्रीम की दास्तान जो हमने आपके साथ शेयर की है कि आइसक्रीम कब शुरू हुई, इसकी तारीख़ क्या है और आज तक जो है ना आइसक्रीम को बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। जैसे मैंने बात की है कि सबकी फेवरेट, इसको मीठा भी कह सकते हैं और हर कोई पसंद करता है इसको खाना, और मुख्तलिफ़ किस्म की इस फॉर्म में भी आती हैं। खैर, ये तो कुछ इंटरटेनमेंट के हवाले से बात हो गई थी। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ जराइम की दुनिया के हवाले से बात कर लेते हैं। और लाहौर में पिछले 24 घंटे में देखा जाए तो 6 अफराद के कत्ल के अफसोसनाक वाक़यात रूनुमा हुए हैं। गड़ीशाओं में ख्वाजा सरा के साथ बदफेली का वाक़या एक अलग से है और मुस्लिम टाउन में नौजवान के गले पर डोर फिरने का वाक़या एक अलग है। इसके अलावा लाहौर के क्राइम की सूरत हाल बहुत ही ज़्यादा अफसोसनाक होती जा रही है। 2 अफराद डकैती मुज़ाहमत पर जबकि एक खातून समेत 4 अफराद दरीना दुश्मनी की वजह से भी कत्ल हुए हैं। तो क्या सूरत हाल है, पुलिस हमारी क्या कर रही है, किस तरह की कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, और ये जो 24 घंटे में 6 अफराद कत्ल हुए हैं और अफसोसनाक वाक़यात रूनुमा हुए हैं, इसकी वजह क्या है? इस पर बात करने के लिए मुजाहिद शेख साहब हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, एंकर पर्सन हैं। मुजाहिद साहब, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी, थैंक यू, शुक्रिया। मुजाहिद साहब, 24 घंटों में 6 अफराद कत्ल हो गए हैं, क्या वजह है इसकी और पुलिस क्या कर रही थी इस हवाले से? देखें, ये जो 24 घंटे के 6 लोग अफसोसनाक वाक़यात में जो है वो कत्ल हुए हैं, उसमें सबसे अहम चीज़ इसमें यह है कि हर तरह का हीनियस क्राइम जिसमें बच्चा, उसके साथ बदफेली की जाती है और उसको कत्ल कर दिया जाता है। ये भी एक इस 6 अफराद के कत्ल होने के मामले में ये भी हमें मिला है। ठीक है। उसके बाद एक ख्वाजा सरा जिसके साथ ज़्यादती भी होती है और FIR भी दर्ज होती है। फिर उसके बाद जो सबसे ज़्यादा पर्दा डालने की कोशिश की जाती है वो है डकैती मज़ामत। अच्छा। डकैती मज़ामत पर रायविंड में 2 लोग जो हैं वो कत्ल होते हैं। फिर उसके बाद दरीना दुश्मनी, दरीना दुश्मनी में खातून समेत 2 अफराद को कत्ल कर दिया जाता है, जिसमें एक सिर्फ 10 साल की बच्ची जो ज़ख्मी होती है उसकी जान बचती है। फिर इसी तरह से जो अपना एक वाक़या काना में बच्चे के साथ पेश आता है कि उसको ज़्यादती के बाद जो है वो कत्ल कर दिया जाता है। 6 अफराद मुख्तलिफ़ नौइयत के कल शहर लाहौर में कत्ल भी होते हैं और कुछ उसके अलावा वाक़यात ऐसे हैं कि आप ये सोच लें और समझ लें कि शहर लाहौर जो सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर है, उसमें बच्चा हो, उसमें खातून हो, उसमें ख्वाजा सरा हो, उसमें सिक्योरिटी गार्ड हो, उसमें दरीना दुश्मनी वाले लोग हों, सबके साथ वारदातें हुई हैं। सही। और हमारी पुलिस और हमारे मोअज़्ज़ज़ सीनियर पुलिस अफसरान 43% क्राइम का ग्राफ नीचे आने का दावा करते हैं। थोड़ा सा पीछे चले जाएं, ज़्यादा नहीं, कोई 1 हफ्ता अगर पीछे चले जाएं तो लाहौर का पोश इलाका है डिफेंस और कैंट डिवीजन उसकी हदूद है, और एक ही थाने में एक ही तरह की वारदात जो है वो 4 लोगों के साथ हो चुकी है। वो है जिसमें FIR 2 की हुई है, बाकी 2 की FIR जो है अभी तक हमारे तक नहीं पहुंची। नामालूम डाकू जो हैं वो एक घर में घुसते हैं। कि इन्हीं ग्रुप ने जो है ना जो चोरियां की हैं वो 1 अरब के लगभग है। नहीं, वो एक अलग चोर है, वो एक अलग चोर है, वो एक अलग चोर है, वो अकेला चोर है। वो उसको अरबपति चोर कहा है मैंने कि वो अरबपति चोर है। आम लोग तो अब अरबपति नहीं बन सकते, ख्वाब रह गया जो हमारे हालात हैं
मुआशी तौर पे, लेकिन चोर जो हैं और डाकू जो हैं वो अरबपति हो गए हैं, जरूर लूट हो लूट रहे के हैं। लोगों और को। उसमें जिन लोगों ने उनको रोकना है, जिन लोगों ने उनको पकड़ना है, वो शायद पता नहीं क्या कर रहे हैं। उनकी भी मुझे इस बात की समझ नहीं आती कि क्यों ऐसे लोग आज़ाद फिर रहे हैं। वो जो अरबपति चोर है उसका मैं आपको अलग से बताता हूँ। पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि डाकू जो हैं वो 5 या 6 हो तो 395 395 जो है वो दफ़ात के तहत 395 की दफ़ात के तहत FIR दर्ज होती है। लाहौर में डिफेंस ए के थाने में 2 वारदातें हो चुकी हैं जो घर में गाड़ी में आतिशी असला लेकर डाकू घूम रहे हैं और लाहौर पुलिस हो रही है। और लाहौर पुलिस कुछ नहीं कर कुछ रही है नहीं इस कर रही हवाले है। से। सेफ सिटी कैमरा, नहीं, ये तो मुझे सब ये कहीं आपको फिल्मी सीन नहीं लग रहा कि एक आदमी है, एक ही चोर है, वो 1 अरब रुपए से ज़्यादा उसने चोरी कर ली है, उसके वो अरबपति बन गया। फिर 4 डकैत गैंग है, अफराद मुश्तमिल है। दोनों फिल्मी सीन है। और जी वो कोहाट जाके बैठ गए हैं और पुलिस से दूर हैं और पुलिस उन्हें ढूंढ रही है और वो उनके हाथ नहीं आ रहे। मतलब अभी पिछले दिनों ही जैसे कह रहे थे कि पुलिस कहती है जी सब अच्छा है, बल्कि जराइम की जो ग्राफ है वो नीचे आया है। तो पुलिस पकड़ किन को रही है और किन को नहीं पकड़ रही है, और जराइम की शरह बढ़ती जा रही है। अच्छा, पकड़े तो खैर कोई भी नहीं जा रहे हैं। मंशियात के इल्ज़ाम में लोगों को पकड़ा जाता है, लेकिन बाद में वो भी साबित होता है कि झूठी FIR हैं, क्योंकि पुलिस की मुद्दत में मैक्सिमम जो FIRs होती हैं वो मंशियात की वो बाद में झूठी ही साबित होती हैं, या वो खारिज हो जाती हैं, या वो जो है वो जज साहिबान जो है उनको ज़मानत दे देते हैं या उनको वो फारिग कर देते हैं। जिसका आपने फ़िल्मी सीन का जिक्र किया, तो वो एक फ़िल्मी सीन बना, वो मैं आपको उसकी मंजर कशी बताता हूँ कि डाकू एक घर में घुसते हैं, होंडा सिविक गाड़ी उनके पास, वो घर में घुसते हैं तो पीछे सिक्योरिटी गार्ड जो DHA के सिक्योरिटी गार्ड हैं वो अपनी ड्यूटी बेहतरीन तरीके से सर अंजाम देते हुए वो देखते हैं कि थोड़े मशकूक हालात हैं, वो घर के अंदर जाते हैं। तो ये फिल्मों में ही होता है ना कि उन डाकुओं ने उनको भी यरगमाल बना लिया, मसल्ला सिक्योरिटी गार्ड को भी यरगमाल बना लिया। ना सिर्फ यरगमाल बनाया बल्कि उनसे वेपन भी छीन लिए और जाती दफा वो भी साथ ले गए। उसके बाद मज़े की बात यह है, ये मैं ऑन रिकॉर्ड बात कर रहा हूँ कि वहाँ के जो शेख ख्वाजा जमील साहब हैं जिनके घर ये डकैती की वारदात हुई, वो मुझे खुद बताते हैं, उन्होंने मुझे प्रोग्राम में भी ये इंटरव्यू में भी बताया कि 25 मिनट डाकू रहे और 35 मिनट बाद 15 पे कॉल करने के बाद पुलिस आई। 35 मिनट बाद आई। मतलब IG साहब भी और DIG साहब भी तब तक वो सारा कुछ लूट के ले गए। नहीं, वो कहते हैं कि 25 मिनट डाकुओं ने लूट मार की, जब वो चले गए तो हमने कॉल की 15 पे, तो 35 मिनट बाद डाकू आए, 25 मिनट डाकू रहे और पुलिस वाले जो है 35 मिनट बाद आए। क्या बात है? ये उन्होंने कहा। एक तो ये हो गया, फिर दूसरी जो आप अरबपति चोर की बात कर रही हैं उसमें कुछ इस तरह से है कि एक चोर है, 15 बरस पहले वो चोरी की वारदातें करना शुरू करता है अकेला। अच्छा। उसका क्राइटेरिया ये है कि घर 1 कनाल का होना चाहिए या 2 कनाल से ज़्यादा होना चाहिए। 1 कनाल से छोटे घर में उसने जाना नहीं है और जाना पोश इलाके में। और उसमें वो ये कहता है कि घर में कम से कम करोड़ों रुपए का जेवरात होना चाहिए। और वो जाहिर है वो कोई मुखबरी, कोई अब तो ये पुलिस की हिरासत में है, पुलिस बताए ना कि उसने क्या किया, किस तरह मुखबरी करता था, किस तरह से करता था। उसकी CCTV फुटेज भी आई है, उसमें आप वो देखें कि उसने अपना मुंह मुकम्मल तौर पे छुपाया हुआ है। अगर उसका मुंह ना छुपाया होता तो शायद वो बहुत जल्द पहले गिरफ्तार हो सकता था। वो घर में घुसता है और जिस घर में भी घुसता है वहाँ पे नकबजनी की, ये पुलिस की ज़ुबान में इसको नकबजनी कहते हैं, चोरी की वारदात, 15 करोड़, 10 करोड़, 6 करोड़। अब आपको वो लोग 100 से ज़्यादा उसके खिलाफ FIR है, 15 साल से पकड़ा ही नहीं गया। क्या एक शख्स जो 15 साल से मफरूर है, जो कि चोरी की वारदातें करता जा रहा है और वो पकड़ा ही नहीं गया। उस वक्त भी, आज की तरह उस वक्त भी ऑपरेशन विंग था, इन्वेस्टिगेशन विंग था, CIA था जो मतलब अब ऑर्गेनाइज्ड क्राइम हो गया, तो डॉल्फिन भी थी, पीरूज भी थे, तमाम लोग थे। ठीक है। 15 साल में नहीं पकड़ा गया, अब पकड़ा गया, अब इंकशाफ। अच्छा, आप अंदाज़ा लगाएं कि कोई चोर का अगर आप नाम लें तो आपके जहन में ये आता है कि शायद कोई छोटी मोटी चोरी करता होगा। आप सुने और सोचें कि अरबपति चोर, उसको जब पकड़ा गया तो पकड़ते ही 60 लाख रुपया उससे बरामद हुआ।
क्या बात है जी, ठीक है ना। वाह जी वाह, 60 लाख 60 रुपया लाख बरामद रुपए। हुआ। हमने तो शायद 60 लाख रुपए की चोरी का कभी कभार सुनते थे, उसे बरामद हो गया 60 लाख। ठीक है। बाज मेरे सोर्स ये भी बताते हैं कि पैसे ज़्यादा पुलिस के पास आए हैं, अच्छा, लेकिन उन्होंने अभी कम बताया। बताए ठीक है। कम है, क्योंकि जाहिर है मामला सारे देखने पड़ते ठीक हैं। है। उसके बाद उन्होंने इसके इंकशाफात करने शुरू किए। जब इंकशाफात किए तो पता ये चला कि ये बाहर की जो इम्पोर्टेड गाड़ियाँ होती हैं उसमें सरमायाकारी भी करता रहा है, ओहो, क्या बात कारोबार है, भी। क्या बात है। एक तो लोगों को लूट रहा है। कंगाल करके कारोबार कर रहा है, और कारोबार करके भी वहाँ से भी पैसे कमा रहा क्या है। बात वो शोरूम वाले भी पुलिस ने वो उनको पकड़ भी लिए उन्होंने, इन्वेस्टिगेशन सही, के ठीक लिए है। ऑर्गेनाइज क्राइम ने पकड़ा, उनको उन्होंने वो भी किया। तो अब इसमें आपको मैं एडवांस में बता रहा हूँ, आज या कल इसमें बहुत बहुत बड़ी सेलिब्रिटीज़ जिनके पास बहुत बड़े नाम हमारे मुल्क के, अच्छा। उनके घरों में भी चोरी करता रहा। 2 नाम तो मुझे अच्छा। मेरे पास उनकी FIR है, जिसमें मुझे पता है कि 13 साल पहले उसके घर में अच्छा, तो चोरी कौन हुई कौन थी। है? कौन वो बहुत बड़े नाम है। अच्छा, बहुत बड़े नाम है, बहुत बड़े नाम है celebrities हैं। सेलिब्रिटीज़ के। अच्छा। बड़े नाम हैं जिनके पास आप मान सकती हैं कि हर मुल्क की करेंसी हो सकती है, वो हर मुल्क में जाते हैं। और उनके घर भी इसने उनके चोरी घर में की है। भी इसने चोरी की। एक को तो मेरा ख्याल है अभी मैं बिल्कुल तस्दीक इस बात की इसलिए नहीं कर रहा, मुझे तो कंफर्म है, लेकिन मैं कुछ थोड़ा सा और इसमें वेरीफाई कर रहा हूँ कि एक उस सेलिब्रिटी को तो बता दिया गया कि जी आपका लूटा हुआ माल चाहे पूरा मिले ना मिले, लेकिन हमने चोर पकड़ लिया। अच्छा, चोर पकड़ लिया, एक उन्हीं का ही जो है एक उसी इलाके का एक और भी सेलिब्रिटी है, वो भी बहुत बड़ा नाम है। उनके घर में 2023 में ऐसी चोरी की वारदात अच्छा, हुई, अभी रिसेंटली इसका मतलब है। वो हुई थी, वो भी इसी चोर ने की। फिर इनमें बहुत बड़े बड़े मुल्क के ऐसे मशहूर डॉक्टर्स हैं, मशहूर ब्यूरोक्रेट्स हैं, जिनके घर चोरियां की हैं इसने। घर में इसने चोरियां की हैं। उसकी वजह यह है कि जितने बड़े लोग होते हैं वो समझते हैं कि हमारी तरफ शायद चोर इतनी नहीं आएगा डाकू नहीं जल्दी। आएगा, लेकिन हालांकि वहाँ पे सिक्योरिटी लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रही, फर्दे वाहिद एक बंदा कैसे चोरी कर सकता है इतनी ज़्यादा, और इतने मशहूर शख्सियात के, और वहाँ पे मेरे ख्याल से सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो ज़्यादा सिक्योर होंगे, कैमरास भी वहाँ पे ज़्यादा लगे होंगे अगर इस तरह के लोगों के घर आप जाते हैं चोरी करने तो। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, अब ये बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता कि वो सेलिब्रिटीज़ कौन सी हैं। अब वो एक सेलिब्रिटी है बहुत बड़ी मुल्क की, उनकी बीवी की मुद्दत में मुकदमा दर्ज हुआ है। अच्छा, ठीक है, वो किसी को नहीं पता कि ये इतना बड़ा आदमी है, नाम है, और उसकी बीवी का नाम तो लोगों को नहीं पता होता। तो उनके घर में भी चोरी हुई है। अब उस FIR को मैंने पढ़ा तो उसमें लिखा हुआ कि मैं अपने माँ बाप को मिलने इस्लामाबाद में गई हुई थी, तो मेरा घर पीछे खाली था, तो जब मैं वापस आई हूँ तो ये हुआ। तो इस तरह से है। होता ये है कि देखें, अब ये इन्वेस्टिगेशन के दौरान ही पता चलेगा कि इसको कैसे पता चलता था कि घरों में इतना सामान, इतना पैसा है, ये कैसे उनको वॉच करता था। अच्छा, अब ये जो अकेले की बात कर रहे हैं ना, कुछ लोग और भी उसके साथ पकड़े गए हैं, लेकिन वो यकीनन बेचारे इसके इंकशाफ में ही पकड़े गए होंगे, लेकिन 2-3 CCTV फुटेज हैं जिसमें ये अकेला ही जाता है, अकेला ही घर में जाता है और सामान लेकर अकेला ही जाता है। और फिर एक और इसमें जिस तरह आपने फिल्मी सीन की बात करी थी, एक और भी काम करता था, एक नेकी का काम भी करता अच्छा, क्या वो मतलब कहीं पे वो उसने एक रखा था कि 10% या 1% मैंने इस कार खैर में पैसे ये वाले देने हैं, वो भी करता। ये पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में बातें सामने आई हैं। पुलिस बता रही है कि उन्होंने जो इन्वेस्टिगेट किया, मुझे लगता है उसने कोई बड़ी वो कह ले कि फिल्म देखी और उसके बिल्कुल एग्जैक्ट उसके मुताबिक चल रहा है, उसके मुताबिक चल रहा है। अब पुलिस ने जितने भी इसके केसेस हैं वो 100 के करीब हैं। अब पुलिस उनमें इन्वेस्टिगेशन कर रही है। पुलिस को मुसीबत इस बात की है कि अरबपति चोर है, अरबों की चोरी कर चुका है, हम इतने पैसे देंगे कहाँ से। हालांकि क्योंकि जाहिर है कभी भी रिकवरी जो है वो कोई भी विंग हो, ऑपरेशन हो, इन्वेस्टिगेशन हो, CI हो, वो कभी भी रिकवरी पूरी तो देते नहीं है। अगर आपकी 10 करोड़ की डकैती या चोरी हुई है तो उसमें से दायरा चोर कुछ खर्च कर चुका होता है, जी, बिल्कुल। बाकी वैसे कुछ अखराजात हो जाते हैं, तो वो मुकम्मल तौर पे तो वो मिलते नहीं है। तो अब वो इतने लोगों उस चोर को छुपाया भी जा रहा है। अच्छा, उस चोर की अभी तक गिरफ्तारी भी नहीं जाहिर की, उसको ज़ाहिर है फौरी तौर पे फिर
रिमांड के लिए ले जाना पड़ेगा अदालत लेकिन में। ऐसे तो मुझे सब आपको नहीं लगता फिर बाकी जो चोर होंगे, बाकी जो गैंग्स होंगे, उन्हें और ज़्यादा कह लें कि शय मिलेगी कि ठीक है हमें इस बंदे को छुपाया जा रहा है, इसकी गिरफ्तारी को सामने नहीं लेकर आया जा रहा, तो इट्स ओके, हम भी जितनी मर्जी चोरियां कर लें, जितने मर्जी जराइम कर लें, हमारे साथ भी यही सलूक होगा। या ये एक कह लें कि हमारे लॉ के अंदर एक ये है, नहीं, ये हमारे point है। लॉ में तो कुछ नहीं है। हमारे लॉ में तो है कि कानून आज में। आपने मुलजिम पकड़ा, उसकी गिरफ्तारी डालें, अगले दिन 24 घंटे के अंदर अंदर उसको आप अदालत में पेश कर दें। ठीक है, लेकिन ये पुलिस का एक लॉ है, बहुत सारे लॉ वो ऐसे हैं जो अपने- पुलिस अपने ने तौर खुद ही पर बनाए उन्हें हुए हैं। security मिसाल point के of तौर view पे से- कि अभी उससे रिकवरी करनी है, जाहिर है वो हाँ। अदालत में लेके जाएंगे, ठीक है। उसको 1 दिन 2 दिन 4 दिन 6 लेकिन दिन आपको का। नहीं लगता अगर उसको इस तरह फेस करवा दिया जाएगा, लोगों के सामने उसका फेस लेकर आया जाएगा, तो एक प्रेसिडेंट सेट हो जाएगा कि इसके बाद इसको हम सजा दिलवा रहे हैं तो कोई और इस तरह की हरकत ना करे। और देखें, ये वाला जो चोर है ना, जो अरबपति चोर हाँ। है, लोगों की ख्वाहिश ये है कि ये इसको चले सजा तो मिले, लेकिन कम से कम जो पैसे हैं वो भी उनके, हमें हमारे recover हो रिकवर हो जाएं। जाए। ठीक है। और ये जितने घरों में चोरियां करता रहा है ना, मैं ये समझता हूँ, ये मेरी जाती राय है कि पुलिस को वो रिकवरी देना उनकी मजबूरी है, क्योंकि ठीक है। तमाम बड़े लोग हैं। जी ठीक अगर उनमें से वो तमाम लोग एक एक फ़ोन कॉल्स भी करवाएं करवाते ऑर्गेनाइज हैं, क्राइम जी, reference से। के सीनियर्स को, तो वो फौरी तौर पे करेंगे कि जी इनकी चोरियां जो हाई हैं, प्रोफाइल हाई आप कह प्रोफाइल। सकते हैं कि ये मामला है और हाई प्रोफाइल ही चोर है, ये हाई प्रोफाइल अरबपति चोर है। अरबपति चोर है। अब दूसरा, अब जो एक गैंग जो है, वो कहा यह जाता है कि कोई अफगानी लोग हैं, गैंग बाशिंदे हैं, जो अच्छा, पकड़े जाएंगे तो अच्छा। तस्दीक होगी, कोई अफगानी बाशिंदे हैं, और वो अब मसल्ला और आतिशी असले के साथ 5-5 लोग गाड़ियों में सफ़र करते हैं और धड़ल्ले के साथ DHA में रहने वाले किसी भी घर में घुस जाते हैं और वारदात कर रहे हैं। अच्छा, वो पता ये चला कि अब वो KP के चले गए हैं, यहाँ से मोटरवे से चले गए। हमारी ज़ाहिर है अगर 35 मिनट बाद 15 पे कॉल पुलिस करने के बाद आएगी तो पुलिस फिर आ रही यही है, होगा ना कि तो चोर फिर वो फरार तो हो जाएंगे। फिर तो वो अफगानिस्तान वापस चले जाएंगे, जी। तो हम फिर उनको चेक उनके कर पीछे सकेंगे, जाएंगे क्या? पीछे जाएंगे, बिल्कुल। तो वो इस तरह से वो वाला आजकल दर्द सर अच्छा, ये बना भी एक हुआ है, दर्द-ए-सर। और लोग बड़े खौफो हरास में मुब्तला हैं। लाहौर शहर की हम बात कर रहे हैं, जिसको सूबाई दारुल हुकूमत कहा जाता है, कि वहाँ पर जो जराइम की शरह है वो बढ़ती जा रही है, और जो असलहा है और जो चोर हजरात हैं जनाब, वो दिन ब दिन कह लें कि एक्टिव होते जा रहे हैं, और ये चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं, ये सारी चीज़ें जिस पर हमने बात की है। मुजाहिद शेख साहब हमारे साथ मौजूद है। मुजाहिद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए। इसी नोट पर मुझे इजाज़त दीजिए, ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।